हमने एक क्वेश्चनेयर यूज़ करना है डाटा कलेक्शन के लिए। और क्वेश्चनेयर आपको पता होगा, बीआरएम में कुछ आपने पढ़ा होगा, कुछ मोटी-मोटी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर हम कुछ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन डालते हैं एम्प्लॉय की। और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि उस एम्प्लॉय की एज क्या है, उस एम्प्लॉय का जॉब टाइटल या जॉब स्केल क्या है, उस वो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में कब से काम कर रहा है, टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस उसका कितना है। अगर आप सुपरविजन कोई चेक कर रहे हैं अपने मॉडल में, तो फिर आप ये भी पूछेंगे कि उस सुपरवाइज़र के अंडर वो कितने अरसे से काम कर रहा है, प्लस एजुकेशन लेवल क्या है एम्प्लॉय का, उसकी जेंडर क्या है। तो ये चीज़ें क्यों ऐड करनी हैं, कैसे ऐड करनी हैं, इनमें से हर एक फीचर, हर एक इंफॉर्मेशन की एक अपनी लॉजिक है, जो कि हर मॉडल में या हर रिसर्च स्टडी में मॉडल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही होती है। और बेसिक या डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप इसमें डिफरेंट स्केल्स के आइटम्स लिकर्ट पॉइंट स्केल्स की बेस पे ऐड कर रहे होते हैं। इसका पर्पस ये होता है क्वेश्चनेयर का कि आप एक सर्वे करें या रिस्पोंडेंट को हैंड ओवर करें क्वेश्चनेयर, उससे पूछें कि वो इस स्टेटमेंट के बारे में सपोज क्या सोचता है। जैसे एक स्टेटमेंट है, अम, इसके बारे में खैर मैं बात करती हूँ बाद में, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चनेयर समझेंगे कि इसके अंदर कौन सी चीज़ का क्या रोल है, क्यों कोई चीज़ कोई इंफॉर्मेशन इसके अंदर हम ऐड करते हैं और किस तरीके से ऐड करते हैं। सबसे पहले तो आपने हेडिंग देनी है कि क्वेश्चनेयर है, देन आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम इसमें ऐड करना है, लोगो है वो भी डाल दें। एक ये फॉर्मेट मैंने पिछले सेमेस्टर में स्टूडेंट को प्रोवाइड किया था, तो यही वाला फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। क्वेश्चनेयर में अब एक थोड़ी सी एक रिक्वेस्टेबल वे में आपने कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, जिसमें अपने प्रोजेक्ट के टाइटल के बारे में आपने बताना है कि ये टाइटल है, इस पे काम कर रहे हैं, स्टडी का पर्पस क्या है, क्योंकि जिस रिस्पोंडेंट से आप डाटा लेना चाह रहे हैं, अब उससे आपकी कोशिश क्या है कि जेन्युइन डाटा लें। जैसे ज़फ़र लोगों का प्रोजेक्ट है डिस्पोटिक लीडरशिप, जो कि नेगेटिव टाइप ऑफ लीडरशिप है। तो कोई भी एम्प्लॉय, अगर जैसे आप लोगों की हम एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट इवैल्यूएशन, स्टूडेंट जो टीचर्स को फीडबैक देते हैं एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, या टीचर इवैल्यूएशन परफॉर्मा जो फिल करते हैं, बेसिकली वो एक क्वेश्चनियर है। उसमें आपको पता है आप अपनी लॉगिन, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे लॉगिन होते हैं, आपका नाम उसके अंदर मेंशन्ड होता है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि अच्छा ये हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे नाम के साथ ये अकाउंट बना हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि टीचर को भी पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट ने मेरा फीडबैक क्या दिया है। ठीक है, तो उसमें फिर वो थोड़ा एक फियर ऑफ टीचर आ जाता है कि कहीं ये मेरे ग्रेड्स ना गिरा दे या खामखा का क्लैश बन जाएगा। और ये हमारे वो टीचर्स हैं जो कि हमारे मेन कोर्सेज पढ़ाएंगे, इसका मतलब ये है कि पूरी 4 साल डिग्री में हमारा उन्हीं से पाला पड़ेगा। और एक दफ़ा हम हाईलाइट हो गए, तो नेक्स्ट सेमेस्टर्स में व्हेन एवर टीचर विल बी टीचिंग अस एनी सब्जेक्ट, तो वो उसमें हमारे ग्रेड्स जो है वो गिराएगा बदला लेने के लिए, या एक क्लैश होगा कि इसने मेरी इवैल्यूएशन ख़राब की है। ठीक है, तो यही यही वजह होती है कि आप एम्प्लॉय को या रिस्पोंडेंट को बताएं कि आपका नाम, आपका जो भी जॉब टाइटल या आपके नाम से ये इंफॉर्मेशन या जो भी आपका रिस्पॉन्स है अपने बॉस के बारे में, वो आपके बॉस को नहीं बताया जाएगा। इस डाटा कलेक्शन का जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं, इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। और उनको ये भी बताना है कि जो भी आप रिस्पॉन्सेज दे रहे होंगे, ये रिस्पॉन्सेज रिवील नहीं किए जाएंगे, आपका नाम किसी सूरत भी सामने नहीं आएगा। तो ये आपने अश्योरिटी देनी है, इसकी बेस पे आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट्स हैव अ लुक कि ये क्या है। प्लीज टेक अ फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट दिस सर्वे। वी आर कंडक्टिंग अ रिसर्च ऑन, आपने यहाँ पे टॉपिक लिखना है अपने रिसर्च टाइटल का,
फिर वी हैव सेलेक्टेड योर इंस्टीट्यूशन, योर स्पेसिफिक आंसर्स विल बी कम्प्लीटली एनोनिमस, कि उसमें आपका नाम रिवील नहीं किया जाएगा, बट योर व्यूज in combination with those of others are extremely important। ठीक है, कि आपके रिस्पॉन्सेज, आपके व्यूज़ और जो आपके साथी को वर्कर्स हैं, इनके व्यूज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। साथ आप मेंशन कर सकते हैं कि ये एकेडमिक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर सो योर रिस्पॉन्स विल बी वेरी वैल्यूएबल टू अस। आप इम्पोर्टेंस भी बता रहे हैं कि आपने बड़ा केयरफुली इनको फिल करना है, बड़ा केयरफुली अपने रिस्पॉन्सेज देने हैं। रीज़न ये कि आपके रिस्पॉन्सेज की बेस पे हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स होंगी। जैसे हम कहते हैं, किसी से पूछते हैं कि को एजुकेशन क्या लगता है कि ज़रूरी है या कि नहीं पाकिस्तानी सेटअप में, तो अगर कोई कह दे कि नहीं ज़रूरी नहीं है, तो उसके वो हम फिर एक रेशो निकाल सकते हैं कि इतने इस सोसाइटी के इतने परसेंट लोग कहते हैं कि कोई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, और उसकी बेस पे अगर गवर्नमेंट को एजुकेशन के सेटअप्स को बंद करना शुरू कर दे, और जो सेपरेट जेंडर की बेस पे इंस्टीट्यूशंस हैं बस वो रह जाएं, फीमेल के लिए अलग, मेल के लिए अलग। ठीक है, फिर ऐसा कोई स्टेप लिया जा सकता है। तो हमने ये चीज़ सीखी है, वट एवर वी विल बी एनालाइजिंग इन अवर रिसर्च, उसकी फाइंडिंग्स की बेस पे हमारी रिसर्च की सिग्निफिकेंस ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के लिए, मैनेजर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए कैसी होगी, ये हमने बताया हुआ है। तो हम कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, उसका सोल्यूशन या जो उसकी कॉजेज़ हैं हम उनको हाईलाइट कर रहे हैं, इस वजह से, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जान सके कि ये वाकई प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। तो अगर डिस्पोटिक लीडरशिप को एम्प्लॉयज़ पॉजिटिव लीडरशिप ही कंसिडर करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब ये कि ये है तो नेगेटिव ही ना, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही हैं, ये तो रिसर्च भी कह रही है और ये ऐसा है। लेकिन रिस्पॉन्सेज सही नहीं है, उसकी वजह से फिर डिस्पोटिक लीडरशिप का एज सच कोई नेगेटिव एस्पेक्ट सामने नहीं आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन सोचेगी कि चलो ठीक है, फाइंडिंग में कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं आ रहा, तो डिस्पोटिक लीडरशिप कैन बी अप्लाइड इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन की बात हुई है। हम कहते हैं जी, फीलिंग ऑफ बीइंग अ मेंबरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ पॉजिटिव थिंग दैट मस्ट बी इनहेंस्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। लेकिन एम्प्लॉयज़ ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो फिर क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के या एम्प्लॉयज़ के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर होने वाली फीलिंग के ऊपर फिर फोकस नहीं किया जाएगा, फिर उनको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि ये बस आ रहे हैं, वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, बस वी आर पेइंग देम फॉर देयर सर्विसेज, दैट्स इनफ। जी जफर। मैम अभी जैसे हमारा वो मॉडल बना हुआ है वो डिस्पोटिक लीडरशिप पे है, तो अब हम जिनका डेटा उठाएंगे तो हम मतलब जो एक मैनेजर के अंडर जितने लोग काम कर रहे होंगे हम उन्हीं को उठाएंगे ना। हाँ, जैसे टीचर से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, सुपरवाइजर या लीडर से के अंडर जो काम कर रहे हैं वही बता सकते हैं कि लीडर डिस्पोटिक है या कि नहीं। टीचर्स के लिए आप बताते हैं ना कि अच्छा टीचर है या कि नहीं, बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर जो आपसे पूछा जाती हैं, कि कोर्स ब्रेक डाउन दिया, उसमें जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग कोर्स कवर किया या नहीं, वो सारा लेक्चर ब्रेक डाउन वाला कोर्स कवर किया या नहीं, क्विज़ेस असाइनमेंट जितने उसमें मेंशन थे वो किए नहीं, लेक्चर इंटरेस्टिंग बनाया या कि नहीं। अब ये चीज़ें क्या हैं, इस सब की बेस पे जो आप लोगों का अक्यूमुलेटिव रिजल्ट निकलता है एक क्लास का, या डिफरेंट क्लासेस में जो डिफरेंट सब्जेक्ट एक ही टीचर बना पढ़ा रहा होता है, उन तमाम क्लासेस के फीडबैक की बेस पे जज किया जा सकता है कि ये टीचर टीचर होने लायक है या कि नहीं। अगर तो स्टूडेंट्स का अच्छा फीडबैक होगा, दैट मीन्स कि ये एक अच्छा टीचर है, इसको मज़ीद इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो रखने की ज़रूरत है। अगर बैड फीडबैक होगा, दैट मीन्स के ये सूटेबल नहीं है इस टाइप के या इस लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए, कि इसको एक टीचर यहाँ पे बनाया जाए इस डिग्री में, यूनिवर्सिटी लेवल के लिए ये इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, फिर उसको ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन उसको रिप्लेस कर देगी किसी और एम्प्लॉय के साथ। ठीक है,
इसी तरह से डिस्पोटिक लीडरशिप, अगर तो एक सुपरवाइज़र के अंडर काम करने वाले लोग ये कह देते हैं कि ठीक है ये एक डिस्पोटिक लीडर है, तो फिर ऑर्गेनाइज़ेशन क्या करेगी? उस लीडर को थोड़ा जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी, अपना स्टाइल चेंज करने को कहेगी। क्योंकि रिसर्च ने ज़ाहिर किया कि डिस्पोटिक लीडरशिप की वजह से नेगेटिव एम्प्लॉयी आउटकम्स आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं चाहेगी कि जो लोग काम सही करते हैं वो सिर्फ सुपरवाइजर की वजह से काम खराब करना शुरू हो जाए। तो इसलिए वो क्या करेंगे, सुपरवाइजर को या तो चेंज करेंगे या उस सुपरवाइजर को ही वो अपना सुपरवाइजरी स्टाइल चेंज करने को कहेंगे। ठीक है, तो जो ये मैसेज है हमारा, ये है हमारे हर उस रिस्पोंडेंट के लिए जिसको ये क्वेश्चनेयर आपने देना है, जो इस क्वेश्चनेयर को फिल करेगा, ताकि उसको पता हो कि उसका नाम सामने नहीं आएगा। और जब पता हो कि नाम सामने नहीं आएगा, जैसे आई डोंट नो कि आपको टीचर्स ने अपना इवैल्यूएशन फीडबैक शेयर किया है या नहीं। आई डिड दैट इन माय प्रीवियस सेमेस्टर के जिन स्टूडेंट्स ने जो भी मेरा फीडबैक आया था, उसका जो एक टीचर को जितना पोर्शन विजिबल होता है वो मैंने उनको शो किया था। रीज़न के स्टूडेंट्स को पता हो कि हमारा नाम, हमारी क्लास इसमें सामने नहीं आती है। दैट मीन्स कि वो नेक्स्ट टाइम टीचर के बारे में एक जेन्युइन रिस्पॉन्स दे सकें। रीज़न क्या है? जेन्युइन रिस्पॉन्स की बेस पे ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगा कि ये टीचर एक इफेक्टिव टीचर है या कि नहीं। तो जब मैं बताऊंगी अपने रिस्पोंडेंट्स को कि जो एनोनिमिटी है वो मेंटेन रखी जाएगी, उनका नाम सामने नहीं आएगा, किसी को नहीं पता चलेगा कि ये किस एम्प्लॉय ने रिस्पॉन्स दिया है, तो क्या होगा? उनको पता है कि हमने सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं नाम आपका ऑप्शनल है, ठीक है, इसका मतलब ये कि नाम तो लिखा ही नहीं है। फिर बाकी ये चीज़ें जितनी भी लिख ली तो वो तो उसमें तो कहीं से भी आप को पकड़ा नहीं जा सकता कि आप कौन से वाले हैं, वो तो ढेर सारे बाकी लोग भी इसी तरह से होते हैं। तो नाम आप ऑप्शनल रख सकते हैं, लेकिन ये मैसेज है एक सिर्फ कन्विंस करने के लिए, ताकि रिस्पोंडेंट को पता चले कि उसका नाम भी सामने नहीं आएगा और फिर वो जेन्युइन रिस्पॉन्स देगा, प्लस उसको ये भी समझ आ जाएगी कि पर्पस ऑफ स्टडी क्या है या पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है, क्यों उनसे ऐसी बातें पूछी जा रही हैं, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको फैसिलिटेट करती है या कि नहीं, जो पे करती है वो ठीक कर रही है या कि नहीं। तो ऐसा भी होता है, अगर एम्प्लॉयज़ हाईलाइट कर दें कि नहीं यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है हमारे साथ, तो उसकी वजह से फिर जो उस एजुकेशन के हायर इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटीज़ को पकड़ सकते हैं फिर, कि आप इनको फैसिलिटेट क्यों नहीं करते हैं। तो फिर वो बंदे हाईलाइट हो जाते हैं जो कि ये प्रॉब्लम हाईलाइट करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है। ये रीज़न होती है कि एम्प्लॉइज़ अपने बॉस के बारे में, अपने सुपरवाइज़र के बारे में, अपनी अथॉरिटी के बारे में जो उनके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट नहीं करते, ताकि वो उनको पनिशमेंट के तौर पे उनकी जॉब को खतरा ना हो जाए। ठीक है, तो ये हम अश्योरिटी दे रहे हैं अपने रिस्पोंडेंट को कि उनको बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना चाहिए कि इन रिस्पॉन्सेज की बेस पे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक स्टेटमेंट वो पढ़ के फिल करें। यहाँ तक तो हो गया। सिंपली आप लोगों ने इसके अंदर जो करना है वो टाइटल अपना चेंज करना है, बाकी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो 10 आइटम्स या 10 स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी हैं, इसको कहते हैं डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये क्या है, नेम है, ऑर्गेनाइजेशन नेम है, जेंडर है, एज है, मैरिटल स्टेटस है, किस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका जॉब डेजिग्नेशन या ग्रेड क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कितने अरसे से वो उस कंपनी में जॉब कर रहा है, टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस उसका कितने है। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय ओनली, जो उसकी शनाख्त, उसकी आइडेंटिटी है, ये वो है। तो इसमें नाम बेशक आप मत लिखें, ये ज़रूरत ही नहीं, निकाल दी, क्योंकि नाम की वजह से एक वो थोड़ा जो रिस्पोंडेंट है वो अलर्ट हो जाएगा कि नाम मेंशन करूँगा तो मैं फंस सकता हूँ। नाम को आप निकाल लें, ज़रूरत ही नहीं है। मैम जी। मैम हम यहाँ पे ये क्या भी तो कर सकते हैं,
मुझसे वैसे ही बातों-बातों में नाम पूछ लें तो बाद में ऐड कर दें। नहीं ना, ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने देखना है जिन लोगों से सैंपल जिस सैंपल से हमने डाटा लिया है, उनकी राय क्या है, हमने सिंपल वो देखना है। उनमें से किस बंदे की ओके, क्या राय थी, वो हमें मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? तो नाम बेशक निकाल दें, ज़रूरत ही नहीं। ओ ओके, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम ज़रूरी है। रीज़न ये कि अगर हमें ये कहा जाए या हमारा फ्यूचर में प्लान हो, सपोज़ कि हम ये देखें कि चलो ठीक है डिस्पोटिक लीडरशिप है, तो ये अगर हम टेलीकॉम सेक्टर से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं सपोज़, या ऑर्गेनाइज़ेशनल आइडेंटिफिकेशन पे हम बैंकिंग सेक्टर से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं सपोज़, तो उसमें बैंकिंग सेक्टर में से कौन से वाला बैंक जो है, एचबीएल, अलाइड बैंक हो गया, एमसीबी हो गया, जो और भी बाकी बैंक्स हैं, ठीक है? इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कौन सा ऐसा बैंक है जो फीलिंग ऑफ मेंबरशिप अपने एम्प्लॉयज को देता है? इसका मतलब ये कि उसको हम बेहतर बैंक कह सकते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए या सारी तरह के बैंक्स में कंपैरिजन के लिए हम कर सकते हैं। फिर डिस्पोटिक लीडरशिप है, वो टेलीकॉम सेक्टर में जहाँ-जहाँ है, हम ओवरऑल ट्रेंड में अगर चाहें तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि टेलीनॉर में ज़्यादा डिस्पोटिक लीडरशिप पाई जाती है, यूफ़ोन में पाई जाती है, ज़ोम में पाई जाती है, या बाकी जो भी नेटवर्क्स हैं। उसकी बेस पे हम ये कर सकते हैं। ठीक है? इसलिए ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम यहाँ पे हमने डालना है, एम्प्लॉइज़ से पूछना है। फिर ये कि ऑर्गेनाइज़ेशन नेम आप सारे तीनों ग्रुप्स जो हैं इनके प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। फिर जेंडर हम पूछेंगे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है जैसे अ, अगर हम बात करते हैं किसी अगर एंगेजमेंट की बात करते हैं, वर्क एंगेजमेंट की सपोज़, तो फीमेल्स के बारे में एक जो हमारी ले परसेप्शन है कि दे आर मोर डेडिकेटेड देन मेल्स। तो एंगेजमेंट भी फीमेल्स के बारे में कहा जाता है, जो काम उनको दिया जाए वो उसमें अपना मैक्सिमम आउटपुट देती हैं। तो हम कह सकते हैं हो सकता है फीमेल्स के अंदर वर्क एंगेजमेंट ज़्यादा हो। तो इसलिए जेंडर का जो इम्पैक्ट है वो भी चेंज हो सकता है। फिर फीमेल्स जो हैं वो डिस्पोटिक लीडर को हो सकता है ज़्यादा डिस्पोटिक समझती हूँ, मेल डिस्पोटिक लीडरशिप को उतना सीरियसली डिस्पोटिक ना समझती हूँ, उनकी नज़र में वो कम डिस्पोटिक हो या शायद हो ही ना। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन है, अब फीमेल्स अगेन जहाँ पे काम करती हैं, जहाँ पे रहती हैं, वो वहाँ का मेंबर समझना शुरू हो जाती हैं, उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमारा हक है। ठीक है? मेल्स जो है इस तरह से एज सच नहीं सोचते, तो जेंडर की बेस पे भी डिफरेंस होगा, इसलिए हम जेंडर को भी ऐड करेंगे। फिर हमारा जो सोसाइटल सेटअप है उसमें अपब्रिंगिंग मेल फीमेल की डिफरेंट माइंडसेट के साथ होती है, तो उसका भी कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होगा, इसलिए जेंडर तीनों ग्रुप्स ने ऐड करनी है। फिर आती है एज। अब एज में भी वेरी कर रहा होता है, जो लोग सपोज नियर रिटायरमेंट हैं या 40 प्लस हैं, वो उस फेज में होते हैं जब वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, तो हो सकता है डिस्पोटिक लीडरशिप उनको उतना डिस्पोटिक ना लगे एज कम्पेयर टू दोज जो कि 20-25 ईयर्स की एज के हैं। उनको तो हल्का सा कुछ कह दो तो उनको बहुत नेगेटिव जो है ना, वो ज़्यादा नेगेटिविटी लगती है। तो एज के अंदर भी डिफरेंसेस आ सकते हैं, इसलिए हम एज भी पूछेंगे, तीनों ग्रुप्स पूछेंगे। देन बात करते हैं हम यहाँ पे चलो नेक्स्ट जो यहाँ लिखा है वो है मैरिटल स्टेटस। तो मैरिड है अनमैरिड है, इसकी बेस पे भी आपका वर्क एंगेजमेंट सपोज है वो वेरी कर सकता है, जॉब सेटिस्फेक्शन है वेरी कर सकता है। एक इंडिविजुअल है वो अपनी जॉब से वो अनमैरिड है, तो पर्सन इज अवेलेबल, उसके ऊपर कोई हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो उसको जो भी काम मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, बस थोड़ा इतना अर्न कर सकता है कि वो अपने एक्सपेंसेस को बियर कर सके, अपनी सर्वाइवल को इंश्योर कर सके, तो ही विल बी सेटिस्फाइड विद द जॉब। ठीक है? एक इंडिविजुअल है जो कि मैरिड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर बहुत हैं, पूरी एक फैमिली को उसने रन करना है, उनके अखराजात को बर्दाश्त करना है, तो मे बी वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड ना हो, या उसकी जॉब डिमांड्स इतनी हो कि वो
उसे मेंटली बहुत ज़्यादा एंगेज होना पड़ता है वो जॉब के अंदर, तो फिर वो जॉब से उतना सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो मैरिटल स्टेटस का भी यहाँ पे इसकी वजह बनती है, ये भी पूछनी ज़रूरी है। फिर है व्हाट डिपार्टमेंट यू आर वर्किंग इन। यहाँ पे अगर आपने टेस्ट करना हो कि कौन से वाले डिपार्टमेंट के अंदर डिस्पोटिक लीडरशिप ज़्यादा होती है या ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा होती है, या फिर एक तीसरा मॉडल हमारा जॉब रीडिज़ाइन वाला था। तो जॉब रीडिज़ाइन वाले ये पूछ सकते हैं ताकि समझ आए कि उस डिपार्टमेंट के अंदर रीडिज़ाइनिंग हो सकती है। तो हर डिपार्टमेंट में जॉब्स जो है वो उनकी डिज़ाइनिंग रीडिज़ाइनिंग चलती रहती है, वो वेरी कर रही होती है, कुछ में ज़्यादा रीडिज़ाइनिंग होती है, कुछ में रीडिज़ाइनिंग नहीं होती। तो यस, उनके लिए डिपार्टमेंट पूछना ज़रूरी है। डिस्पोटिक लीडरशिप में भी डिपार्टमेंट पूछना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन में एज सच डिपार्टमेंट पूछा जा भी सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता। ठीक है, पूछ लें तो भी ठीक है, नहीं पूछें तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि आप पूछें कि कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। फिर डेजिग्नेशन है, कौन से ग्रेड के लोगों को लीडर ज़्यादा डिस्पोटिक या कम डिस्पोटिक लगता है और उसकी वजह से लीडर के डिस्पोटिक होने की वजह से उनके जॉब परफॉर्मेंस या उनके जॉब बिहेवियर्स कम ज़्यादा होते हैं। तो ये लेवल पे बिल्कुल करता है डिपेंड। इसलिए डिस्पोटिक लीडरशिप वाले इसको ऐड करेंगे अपने क्वेश्चनियर में। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन, तो उसमें भी आता है कि लोअर लेवल के जो वर्कर्स हैं वो शायद उतना आइडेंटिफाइड ना फील करते हो, खुद को ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर फील ना करती हूँ। लेकिन जितना हायर ग्रेड होगा उतना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर होती है, तो एम्प्लॉयज़ को लगता है मेरे काम की वर्थ बहुत ज़्यादा है, तो हाँ, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा आती है, तो मैं खुद को, मुझे लगता है कि मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की ज़िम्मेदारी मुझ पे आती है, मैं खुद को इसका एक स्ट्रॉन्ग मेंबर फील करता हूँ, तो उनको ऐड करना पड़ेगा। जॉब रीडिज़ाइन में अगेन कौन से ग्रेड पे जॉब रीडिज़ाइनिंग होती है, नहीं होती, किस लेवल की होती है, तो उसमें रिक्वायर्ड है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज अगर देखा जाए, जिसने ऑनर्स किया हुआ है, जिसने बीए किया हुआ है, जिसने मास्टर्स किया हुआ है, जिसने एमफिल किया हुआ है, उसकी बेस पे वर्क इंगेजमेंट में या जो जॉब बिहेवियर्स हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन है, उसमें कुछ चेंज आता है, तो यस तकरीबन सभी में आता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सारे लोग ऐड करेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट्स आते हैं ये इम्पोर्टेंट हैं कि आपने उस कंपनी के अंदर कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए। अब ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन वाले जिन लोगों ने कम टाइम स्पेंड किया उस ऑर्गेनाइजेशन में, डेफिनेटली दे विल नॉट कंसिडर देमसेल्व्स एज अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी। लेकिन जिन्होंने ज़्यादा टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड किया है, दे विल बी फीलिंग लाइक अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको ये पूछना बनता है। फिर ये कि एक इंडिविजुअल जो डिस्पोटिक लीडरशिप के अंडर काम कर रहा है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी देर से काम कर रहा है, उनको भी पूछना पड़ेगा। फिर जो थर्ड जॉब रीडिज़ाइन वाला है, वहाँ से भी समझ आ जाती है कि रीडिज़ाइनिंग अगर हो रही है बार 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 एक कंपनी के अंदर, फिर भी वो इतने सालों से जॉब कर रहे हैं, दैट मीन्स कि एज सच रोल स्ट्रेस उनका बढ़ नहीं रहा। ठीक है, या बहुत ज़्यादा रीडिज़ाइन होती है जॉब की तो रोल स्ट्रेस बढ़ता है या नहीं होता, वो वेरिएशन आती है, इसलिए सारे लोग ये क्वेश्चनेयर में ऐड करेंगे। फिर टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस, कि जो सालों से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते आ रहे हैं, वो भी डिस्पोटिक लीडरशिप के बारे में, वो डिफरेंट डिफरेंट सुपरवाइजर्स के अंडर काम करते आ चुके हैं, तो डिस्पोटिक लीडरशिप के होते हुए भी अब उनको कुछ चीज़ें एडजस्ट, कुछ चीज़ों के साथ एडजस्ट करना आ जाता है, इसलिए वो भी पूछेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन वाला वो भी पूछेंगे, जो जॉब रीडिज़ाइन वाला है वो भी पूछेंगे। अब एक और यहाँ पे ऐड किया जाता है कि कितना अरसा आपका वर्किंग एक्सपीरियंस गुजरा है उस सुपरवाइजर के साथ, तो ये वो लोग ऐड करेंगे जो सुपरवाइजर या लीडरशिप
या मैनेजर का इम्पैक्ट देख रहे होते हैं उन एम्प्लॉयज, तो डिस्पोटिक लीडरशिप वाले ऐड करेंगे व्हाट इज योर टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस विद करंट सुपरवाइजर। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, ये सिर्फ डिस्पोटिक लीडरशिप वाले पूछेंगे, एक्सपीरियंस विद करंट सुपरवाइजर। यहाँ से भी समझ आएगा कि जो लोग ज़्यादा अरसे से काम कर रहे हैं और जो लोग कम अरसे सुपरवाइज़र के अंडर काम कर रहे हैं, उनके रिस्पॉन्सेज में कोई डिफरेंस आया है या आगे नहीं आया, उसका इन्फ्लुएंस भी आ सकता है। फिर हम इन चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं और फिर देखेंगे कि इन चीज़ों को कंट्रोल करते हुए जो प्योर इम्पैक्ट है डिस्पोटिक लीडरशिप का ऑन बिहेवियर्स या ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन का ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर्स या जॉब रीडिज़ाइन का ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर्स, वो प्योर रिस्पॉन्स क्या आएगा, प्योर इफेक्ट जो है आईवीज का ऑन डीवीज वो क्या होगा, क्योंकि इनका भी असर कुछ ना कुछ तो होगा, तो इनके असरात को हम कंट्रोल कर लेंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है ये जो लिकट पॉइंट स्केल, आप सारों ने 5 पॉइंट लिकट स्केल यूज़ किया है क्वेश्चन एयर के अंदर। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप ये वेरिएबल का नाम लिख लेंगे, लेकिन जो आपने देना है रिस्पोंडेंट्स को, जो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप उसमें वेरिएबल का नाम नहीं लिखेंगे, ताकि वो सिर्फ हर एक स्टेटमेंट की बेस पे देखें कि इसके साथ मैं एग्री कर रही हूँ, डिसएग्री कर रही हूँ, व्हाट इज़ माय रिस्पॉन्स। जैसे है माय वर्किंग कंडीशंस हेयर आर गुड, अगर मुझे लगता है कि ठीक है मैं डिसएग्री करती हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री करती हूँ, स्ट्रांगली एग्री क्या करती हूँ, ठीक है सपोज मैं 4 को कहती हूँ, मैं इसको चूज़ कर लूँगी। फिर माई हेल्थ हैज़ नॉट सफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, मेरी हेल्थ के ऊपर ऐसा इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का कोई असर नहीं हो रहा, मतलब मेरी हेल्थ डैमेज नहीं हो रही है। तो ठीक है, अगर मेरे ऊपर ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है या ऑर्गेनाइजेशन में काम की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं फिर इस स्टेटमेंट के साथ डिसएग्री करूँगी। अगर मुझे लगता है कि असर हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे, तो फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हेल्थ पे असर हो रहा है, तो फिर मैं एग्री करूँगी। तो आप लोगों ने पहले वेरिएबल पे के लिए ये लिकट पॉइंट स्केल आपने बताना है, ये अब आप क्वांटिफाई कर रहे हैं। स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 में, डिसएग्री को 2 में, न्यूट्रल को 3 में। यहाँ पे अक्सर एक जो ब्लेंडर रिसर्चर्स करते हैं कि 1 पे वो स्ट्रांगली एग्री रख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये तो हमें भी पता है मैथमेटिकली, जो छोटी अमाउंट है और जो बड़ी अमाउंट है उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता है। पॉजिटिव अमाउंट वैल्यूज़ वही होती हैं जो कि इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है, जैसे 5 और 1 में से हमें पता है, अगर हम कहें कि इसमें से पॉजिटिव या ज़्यादा पॉजिटिव कौन सी है, तो हमें समझ आती है कि ये 4 या 5 में से कुछ होगी। और छोटी वैल्यू अगर हम पॉजिटिव फैक्टर्स को दे देंगे, तो हमारे एनालिसिस फिर उल्टे आना शुरू हो जाएंगे, उनको इंटरप्रेट करना, उनके मीनिंग्स निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम नेगेटिव साइड्स को छोटी वैल्यू असाइन करते हैं, पॉजिटिव साइड्स को जो है वो हम बड़ी वैल्यू असाइन करते हैं। फिर एक चीज़ ये कि हमेशा 5, 7, 3 इस तरीके से जो ऑड नंबर्स होते हैं उसमें आपने क्वांटिफाई करना होता है रिस्पॉन्सेज को। रीज़न के एक ज़ीरो पॉइंट भी होना चाहिए जिसकी बेस पे यू कैन डिसाइड कि ये साइड है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डिसएग्री है या एग्री है। तो न्यूट्रल पॉइंट मस्ट बी देयर। न्यूट्रल डजेंट मीन कि आप एग्री, आप उससे डिनाई कर रही हैं या बिल्कुल ज़ीरो है। न्यूट्रल का मतलब है कि बहुत कम पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है।